कालू कौवे ने 2 शादियां कर रखी थीं, मगर उसका किसी को पता न था। और तो और उसकी दोनों पत्नियों में से भी किसी को पता न था कि उनके पति जी ने 2-2 शादियां की हुई हैं, क्योंकि कालू कौवा बहुत शातिर था। कालू जी, ये कैसा बिजनेस है जिसके लिए आपको 5-5 दिन दूसरे जंगल में जाकर रहना पड़ता है? मेरा बड़ा व्यापार है। अगर काम ऐसे ही चलता रहा तो मैं एक ना एक दिन जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। अच्छा, अब जल्दी से मुझे खाना दो, मेरे धंधे का समय होने वाला है। फिर उसकी पहली पत्नी गोरी कौवी उसे खाना देती है। कालू खाना खा लेता है। अब मैं जा रहा हूँ और मैं 2 दिन बाद लौटूंगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा घर से निकलता है। नदी नालों से उड़ता हुआ पहाड़ों की दूसरी तरफ कालू कौवा अपनी दूसरी पत्नी के पास चला जाता है। कालू जी, ये क्या तुम 2-2 दिन गायब रहते हो? कहाँ गए हुए थे? पिंकी, बताया तो है, मेरा बिजनेस ही ऐसा है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, मुझे काम के लिए आना जाना पड़ता है। चलो अब बातें ना बनाओ और जल्दी से मेरे साथ चलो। मगर कहाँ? मुझे अपने लिए कुछ मेकअप का सामान लेना है। मैं साथ जाकर क्या करूँगा? तुम अकेली ही चली जाओ। तुम कभी भी मेरे साथ घर से बाहर नहीं जाते। मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, कोई गैर थोड़ी हूँ। आज तो मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगी। क्या बताऊं पिंकी, अगर पकड़ा गया तो गोरी मुझे बहुत मारेगी। क्या क्या? कुछ नहीं, चलो चलो, मैं चलता हूँ। फिर पिंकी कौवी, जो कालू जी की दूसरी पत्नी थी, कालू कौवे को साथ लेकर शॉपिंग करने चली जाती है। वो सीधे जंगल के बाजार में जाते हैं। पिंकी एक दुकान से कुछ चूड़ियां देख रही थी और कालू जी पीछे खड़े इधर उधर देख रहे थे कि कहीं कोई उसके जानने वाला ना आ जाए। फिर कालू कौवे को अचानक थोड़ी दूर कबूतर नजर आ जाता है, जो उसकी तरफ ही आ रहा था। अरे, ये कमबख्त कहाँ से आ गया? ये तो सीधा जाकर गोरी को बताएगा। फिर क्या था, कालू कौवा जल्दी से वहाँ एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। पक्षी, क्या लाल रंग की चूड़ियां हैं आपके पास? हाँ हाँ, लाल, हरी, नीली, मेरे पास सब रंग हैं। भाई जी, क्या अपने लिए चूड़ियाँ खरीद रहे हो? नहीं नहीं, मेरी पत्नी ने शादी पर जाना था। अभी अभी उसने मुझे फोन किया है कि आते हुए उसके लिए लाल चूड़ियां ले आऊं। अरे, ये कालू कहाँ चला गया? कालू, कालू कहाँ हो? कहाँ चले गए तुम? कौन कालू? आप किसे देख रही हैं? मेरा पति। और कौन कालू कौवा? कहीं ये कालू कौवा हमारे जंगल वाला ही तो नहीं? मगर ये उसकी पत्नी कैसे हो सकती है? उसकी पत्नी तो गोरी कौवी है। फिर कबूतर चूड़ियाँ लेकर वहाँ से चला जाता है और आहिस्ता से कालू जी भी पेड़ के पीछे से निकलकर आ जाते हैं। कहाँ चले गए थे तुम? मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रही थी। कालू कौवा पिंकी के कान के साथ चोंच लगाता है। कल से मेरा पेट खराब है, बार बार वॉशरूम आ रहा है। और कहाँ था? अच्छा चलो, चूड़ियों के पैसे दो, अभी मुझे लिपस्टिक भी लेनी है। वो कबूतर क्या पूछ रहा था? कुछ नहीं, बस वैसे ही चूड़ियों का पूछ रहा था। शुक्र है, बच गया। चलो पिंकी, अब आगे जाते हैं। ऐसे कालू कौवा डरता हुआ अपनी दूसरी पत्नी को शॉपिंग करवा रहा था। चिड़िया बहन, बहुत मुश्किल है पेट पालना भी। मेरा कालू अब दिन रात मेहनत करता है, 5-5 दिन घर से बाहर रहता है बेचारा।
अच्छा, दिल तो नहीं मानता, वो ऐसा है नहीं। उसने तो कभी सारी जिंदगी मेहनत नहीं की, अब कैसे इतना मेहनती हो गया। उसने खुद को बदल लिया है, अब मेरा कालू पहले जैसा नहीं रहा। चिड़िया और गोरी कौवी ऐसे बातें कर रही थी कि कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। गोरी, चलो घर चलें। मैं बहुत थका हुआ हूँ। 3 दिन बाद घर लौटा हूँ। कालू भैया, क्या काम शुरू कर लिया है आजकल? मैंने दूसरे जंगल में नया व्यापार शुरू किया है। अभी नया नया है, इसलिए अभी ज्यादा मुनाफा नहीं होता। फिर कालू कौवा गोरी को साथ लेकर घर चला जाता है। कालू जी, मेरे लिए क्या लाए हो? गोरी, क्या बताऊं, जो पैसे मेरे पास थे सब लग गए। मैं जब दोबारा आऊंगा तो तुम्हारे लिए उस जंगल के रसगुल्ले लेकर आऊंगा। हाँ हाँ, मुझे रसगुल्ले बहुत पसंद हैं। मैं तो रसगुल्ले ही खाऊंगी। आज मैंने भी घर में बेसन के लड्डू बनाए हैं। रात को कालू कौवा और गोरी सो जाते हैं और फिर जब कालू कौवा सुबह जाने लगता है तो अपनी पत्नी से कहता है। गोरी, 2-4 बेसन के लड्डू दो, मैं अपने नौकर के लिए ले जाता हूँ। ले जाओ कालू जी, तुम अपने नौकरों का कितना ख्याल रखते हो। फिर कालू कौवा 2 लड्डू गोरी से लेता है और घर से निकल जाता है। आज तो पिंकी जी बेसन के लड्डू खाकर खुश हो जाएगी। कालू कौवा पिंकी के पास जाते हुए ऐसे सोच रहा था। पिंकी, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बेसन के लड्डू, मुझे तो ये लड्डू बहुत पसंद हैं। मेरी माँ बनाया करती थी बेसन के लड्डू। फिर पिंकी अपने पति कालू कौवे से वो बेसन के लड्डू लेकर खा लेती है। ऐसे ही कालू का नाटक चलता रहता है और बड़ी होशियारी से किसी को भी पता नहीं चलने देता कि उसने 2-2 शादियां कर रखी हैं। एक दिन गोरी कौवी उड़ती उड़ती जा रही थी कि उसे पिंकी नदी पर बैठी दिखती है। गोरी उसके पास जाती है। अरे पिंकी, तुम यहाँ कैसे? गोरी, मेरी पुरानी सहेली, मैं तो इसी जंगल में पहाड़ों की दूसरी दिशा में रहती हूँ। क्या शादी कर ली है या नहीं अभी? हाँ, कर ली है। अभी अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने शादी की है कालू कौवे से। कालू का नाम सुनकर गोरी चौंक जाती है। फिर वो समझती है कि होगा कोई और कालू। मेरा पति बहुत अच्छा है, कल मेरे लिए बेसन के 2 लड्डू भी लाया था। क्या बेसन के लड्डू? हाँ, बेसन के लड्डू तो कल कालू मुझसे लेकर गया था। फिर गोरी कौवी को थोड़ी थोड़ी शक पड़ जाती है और गोरी कौवी पिंकी कौवी से कहती है। पिंकी, कल तुम्हारी दावत है मेरे घर में। बड़ी देर बाद मिली हो तुम। इकट्ठे खाना खाएंगे। पीपल के बड़े पेड़ पर है मेरा घर। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मेरे पति जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहते हुए पिंकी कौवी वहाँ से चली जाती है। कालू जी, कल मैं जंगल की दूसरी दिशा में अपनी सहेली के घर जाऊंगी। बड़े लंबे समय बाद मिली है मुझे मेरी सहेली। ये तो ठीक हो गया। मुझे भी कल बिजनेस के लिए कहीं जाना है। कालू पिंकी से ऐसे कहता है क्योंकि उसे कल गोरी के पास जो दिन गुजारना था। फिर क्या था कि दूसरे दिन गोरी कौवी पूरा इंतजाम कर लेती है। कालू कौवा घोंसले में लेटा हुआ खर्राटे ले रहा था जब पिंकी कौवी गोरी के घर आती है। वो तो गोरी के घर आते ही कालू को देखकर चौंक जाती है। सहेली, ये क्या, मेरे पति कालू जी क्या यहाँ काम करते हैं? ये तो 2 दिन के लिए बिजनेस के सिलसिले में कहीं गए हुए थे। पिंकी, ये मेरा पति है कालू कौवा।
अच्छा, तो अब मैं समझी। पति जी मेरे साथ बाहर क्यों नहीं जाते हैं? और क्या बिजनेस करते हैं ये, 5-5 दिन घर से बाहर रहते थे। फिर कालू की दोनों पत्नियां झाड़ू उठा लेती हैं और उठने से पहले पहले 5-7 लगाती हैं। बचाओ बचाओ। ऐसा कहते हुए कालू घर से भाग जाता है, मगर उसकी दोनों पत्नियां उसके पीछे पीछे थीं। अब तो कालू बहुत पिटने वाला था। वो कालू कौवा जिस घर में रहता था वो कभी तोते का हुआ करता था। कई साल पहले जब कालू कौवा उस जंगल में आया तो उसने मार मार कर तोते को उस घर से निकाल दिया और उस घर पर कब्जा कर लिया। उसे कोई रोकने वाला ना था, क्योंकि कालू कौवा तो बहुत शक्तिशाली था और पूरा बदमाश। कौन मुकाबला करता पूरे जंगल में उसका। उसके 2 बेटे थे, एक का नाम जग्गू और दूसरे का नाम चिट्टा था। जग्गू छोटा था और चिट्टा बड़ा। वो भी अपने पिता पर ही गए थे। वो भी कोई अच्छा काम ना करते। गोरी तो थी ही शैतान। वो तो कालू कौवे से भी 2 हाथ आगे थी। किसी भी बुरे काम से कालू को ना रोकती। कालू जी, हमारे घर के पास में ही जो आमों का बाग है वो किसका है? वो आमों का बाग कबूतर का है। अगर तुम कहो तो भगा देता हूँ कबूतर को और उस पर भी कब्जा कर लेते हैं। तो फिर ऐसे अच्छे काम में देर काहेगी? आज उस कबूतर को मार मार कर भगा दो और छीन लो उससे वो आमों का बाग भी। तो समझो आज से वो आमों का बाग भी हमारा हुआ। जैसे ही कबूतर अपने बाग में आता है तो कालू उससे कहता है, कबूतर जी बहुत खा लिए आम इस बाग के। अगर जिंदा रहना है तो भाग जाओ यहाँ से। कालू, तुमने तोते से घर छीन लिया और अब मेरा आमों का बाग हथियाना चाहते हो। लड़ना है क्या? अगर लड़ना है तो हो जाओ तैयार। ऐसा कहते हुए कालू तो कबूतर पर हमला कर देता है और उसे मारना शुरू कर देता है। वो तो कबूतर को मारे ही जा रहा था। फिर बहुत मुश्किल से कबूतर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और कालू कौवा उसके आमों के बाग पर भी कब्जा कर लेता है। फिर ऐसे ही एक दिन बुलबुल को भी फूलों के खेत से भगा देता है और उसके फूल के खेत पर भी कब्जा कर लेता है। कालू जी, अब तो हमारे दोनों बच्चों के लिए बहुत माल जमा हो गया है। हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो सबसे अच्छा जीवन गुजारेंगे और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो अच्छी सेवा करेंगे हमारी। सेवा क्यों नहीं करेंगे? इतना ढेर सारा माल इकट्ठा जो किया है वो इन्हीं के काम आएगा। तोता, कबूतर और बुलबुल साथ बैठे हुए थे। बुलबुल, मेरा घर उस कालू ने छीन लिया और तुम्हारा फूलों का खेत और मेरा आमों का बाग। बहुत जालिम है वो कालू कौवा। चलो दोस्तों, अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे। इस जालिम के पास रहने से अच्छा है कि हम ये जंगल ही छोड़ दें। फिर ऐसे तोता, कबूतर और बुलबुल वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं। 10 साल गुजर जाते हैं। कालू कौवा तो अब बहुत बूढ़ा हो गया था और उसकी पत्नी गोरी भी अब ज्यादा उड़ ना सकती थी। कालू के बेटे अब जवान थे। वो भी अपने पिता की तरह एक नंबर के फराडिये थे। जग्गू और चिट्टे, जाओ और चील दीदी को बुला लाओ। आज तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। माँ, मैं जाता हूँ, परंतु मैंने एक बार कहा और फिर से बोल रहा हूँ, पिताजी के मरने के बाद वो आमों का बाग मैं ही लूँगा। पिताजी ने वो आमों का बाग मुझे दे रखा है। मैं देखूंगा तुम कैसे लेते हो आमों का बाग। मैं मर रहा हूँ और इन्हें आमों के बाग की चिंता लगी हुई है। बेशर्मो, जाओ चील को बुला कर लाओ। फिर जग्गू, जो कालू का छोटा बेटा था, चील को बुलाने चला जाता है। चील दीदी, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। लंबे लंबे सांस ले रहा है। आप मेरे साथ आएं और उसे दवा दे दें। उसे बुखार तो नहीं है? मुझे पता नहीं, आप बुखार की भी दवा ले लें। फिर चील कुछ दवाइयाँ साथ लेकर जग्गू के साथ जाती है। गौरी बहन, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। कालू का समय आ गया है। ये थोड़ी ही देर में मर जाएगा। ये अब ठीक नहीं हो सकता। ऐसा कहते हुए चील वहाँ से चली जाती है। हाय मेरा कालू,
मुझे अकेला छोड़कर ना जाना। अगर मरना ही है तो मुझे भी साथ ही ले जाओ। गौरी, गौरी, मेरी सांस रुक रही है। मैंने बहुत माल इकट्ठा किया था अपने बच्चों के लिए, और आज मेरे बच्चे मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं। पिताजी, हम कौन सा डॉक्टर हैं जो बचा ले आपको, परंतु पिताजी आपने हमेशा बुरे काम ही किए हैं। अब जाते जाते एक अच्छा काम करते जाओ, हमारी जायदाद हम दोनों में बांट दो। पिताजी, बस आमों के बाग का बता दें, वो किसका है, बाकी सब हम बांट लेंगे। गौरी तो चुपचाप रोए जा रही थी और अपने बेटों की बातें सुन रही थी। वो आमों का बाग, वो बाग को दे देना, वो उसी का है। कालू अपनी बात पूरे किए बिना ही मर जाता है। लो, मर गया तुम्हारा बाप, मर गया। कैसे सारी जिंदगी तुम दोनों के लिए धन इकट्ठा किया तुम्हारे पिता ने, और मरते समय सुख ना देख सका अपनी संतान का। माँ, अब बाद में रो लेना, पहले ये बता दो कि पिताजी ने मेरा ही नाम लिया है ना कि वो आमों का बाग जग्गू को दे देना। पिताजी ने मेरा नाम लिया है, मैंने अच्छे से सुना है। पिताजी मेरा नाम लेने ही वाले थे कि मर गए। चुप कर जाओ, माँ से पूछ तो रहा हूँ मैं। तुम दोनों चले जाओ यहाँ से। इतना बुरा तो तुम्हारा पिता भी ना था जितने बुरे तुम दोनों निकले। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया कालू के घर से थोड़ा दूर रहती थी। जब उसे कालू के मरने का पता चलता है तो वो गौरी के पास आती है। गौरी बहन, क्या बीमार था कालू भैया? कल से बुखार था, जग्गू चील को लेकर आया था, परंतु उसने देखते ही जवाब दे दिया। वो तो सुबह ही बता गई थी कि कालू अब नहीं बचेगा। आपके बेटे अब बड़े हो गए हैं, अब वही सहयोग बनेंगे आपका। वो मेरा क्या सहयोग बनेंगे, वो तो कल से ही आपस में जायदाद बांटने के लिए लड़े हैं। गौरी बहन, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? कहो कहो चिड़िया, क्या बात है? आपने देख लिया कि पक्षियों की जिंदगी कितनी होती है। हमारी आंखों के सामने कालू मर गया और सब कुछ यहीं छोड़कर चला गया। सारी जिंदगी कालू ने अपने संतान को हराम की कमाई खिलाई। बेटे तो ऐसे ही निकलने थे। चिड़िया, सच कहा तुमने, और अब मैं भी यही सोच रही हूँ कि जिस संतान के लिए सारी जिंदगी बुरे काम किए, आज वो पिता के मरने के बाद मेरे मरने का इंतजार कर रही है। अगर कालू की आत्मा को शांति पहुँचाना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। बताओ बताओ चिड़िया, मैं सब करूँगी ताकि मेरे कालू जी के सब गुनाह माफ हो जाएं और मेरे कालू जी की आत्मा को शांति मिल सके। तो फिर सारा लूटा हुआ माल जिस जिसका है उसे वापस कर दो। वो आमों का बाग तो कबूतर का है, इतना तो मुझे पता है। और फूलों का खेत बुलबुल का, ये घर तोते का है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया, मैं ऐसा ही करूँगी ताकि कल मैं सुकून से मर तो सकूँ। वो ऐसे बैठी हुई थी कि गौरी के बेटे भी वापस लौट आते हैं। माँ, हमने फैसला कर लिया है, आमों का बाग मैं ही लूंगा और ये घर और फूलों की खेती बढ़ा लेगा। हमने आज पहाड़ों पर बैठकर सारी बांट कर ली है। तुम्हारा पिता मरा है, अभी माँ जिंदा है, और माँ कौन लेगा? जो आमों का बाग लेगा, माँ उसी के साथ रहेगी। अगर ऐसा है तो मैं नहीं लेता आमों का बाग, तुम ही लो आमों का बाग और माँ को भी साथ तुम ही रखो। तो फिर ये घर भी मैं लूंगा। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। ना ही ये घर तुम्हारा है और ना ही वो आमों का बाग ही, और ना ही फूलों की खेती, वो भी बुलबुल की है। चिड़िया बहन, मैं अपने पाप कम करना चाहती हूँ। आप आज ही संदेश भेजें कबूतर, तोते और बुलबुल को। मैं उन्हें सब लुटा दूंगी ताकि मैं सुकून से मर सकूं। क्या कहा माँ? ये आप क्या कह रही हैं? क्या ये सब हमारा नहीं है? नहीं, ये सब तुम्हारे पिता ने जिन जिन पक्षियों से छीन रखा था, मैं वो सब उन्हें वापस कर दूंगी। तो क्या माँ हमारा कुछ नहीं है? नहीं,
तो माँ, अगर आज हम बुरे पक्षी हैं तो इसमें हमारा क्या दोष? पिता ने हमारा पालन पोषण ही ऐसा किया। ये सब इकट्ठा करने से बेहतर था कि पिताजी हमें कुछ तालीम दे जाते ताकि हम अच्छे और सच्चे पक्षी बन सकते। फिर गौरी कौवी वो आमों का बाग कबूतर को वापस दे देती है और बुलबुल को फूलों की खेती। गौरी बहन, तोता अब वापस नहीं आना चाहता, उसने ये घर आपको दे दिया है। फिर गौरी बाकी की जिंदगी उसी घर में गुजारती है और अब उसके मन को थोड़ी शांति थी।